हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप यूपी पीजीटी या टीजीटी या जीआईसी या एलटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन लेकर के मैं लगातार प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए समय ना गँवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन 83 के रूप में है कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के द्वारा प्रदत्त खानों के लाइसेंस प्राप्त राजस्व की राशि निर्धारित करने का अधिकार है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पीजीटी वगैरह एग्ज़ाम में या टीजीटी एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको हर हाल में तैयार कर लेने चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और बिहार। यानी कौन-सा ऐसा इनमें से राज्य है जहाँ खानों में लाइसेंस प्राप्त राजस्व की राशि जो निर्धारित करने का राज्यपाल को अधिकार है? हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरी जो अगर क्लास करना है तो पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठें ताकि अपना आंसर खुद लिखते रहें और बाद में काउंट कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी छठी अनुसूची में। अब इसे किस तरीके से आप याद करेंगे वो थोड़ा-सा तरीका बता दूँ। बड़ा बढ़िया एक शॉर्ट फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, उसे आप इस तरीके से याद रखें, मैं मित्र, बस। छठी अनुसूची में क्या-क्या है? मैं मित्र, में से हो गया मेघालय, आ से असम, मी से मिज़ोरम, त्रा से त्रिपुरा। यानी इन 4 राज्यों के जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन याद रखें। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय परिषदों का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, गोविंद बल्लभ पंत। 4 में से कौन-सा सही है? आपने अपना आंसर नोट कर लिया होगा और इसका सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि पता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि 1956 में आया था, उसी के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था और 5 क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिषदों का विभाजन किया गया था। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और जो एक थी वो था केंद्रीय। इस तरीके से जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्राप्त हुई थी किस देश से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लेके पीसीएस के जीएस में भी और आपके यूजीसी नेट में भी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में या पीजीटी या टीजीटी सभी में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। चीन से, अमेरिका से, सोवियत संघ से या फिर आयरलैंड से। 85 का आंसर आपको देना है और इसका सही आंसर ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिकी। अमेरिकी मॉडल पर ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 में प्रारंभ हुआ था, ये लागू किया गया था या अमेरिकी मॉडल से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये चीज याद रखना है। कौन सा कथन सही नहीं है? 86 क्वेश्चन नंबर और 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताया जा रहा है। इसमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। चारों ऑप्शन ये रहे इस तरीके से आप देख लें आराम से। पंचायत व्यवस्था के हर स्तर से विधानसभा, विधान परिषद एवं संसद सदस्यों को अलग रखा गया है। हर राज्य के लिए एक वित्तीय आयोग की व्यवस्था की गई है। हर स्तर पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है। पंचायत के लिए 5 वर्ष की अवधि निश्चित की गई है 86। तो इसका सही आंसर ए है यानी कि ये गलत है, बाकी सब जितने भी हैं वो सही है, गलत ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 87 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं। बंधनकारी शक्ति हैं सिर्फ दलों के लिए, विश्व के समस्त देशों के लिए, यूएनओ के सारे सदस्यों के लिए या उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं।
बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट से संबंधित जो यूएनओ का एक अंग होता है, और ये जो है क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, सही आंसर है डी, उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी संप्रदाय के साथ संबंधित नहीं है? यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। ये यथार्थवादी, आदर्शवादी, ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई। नव यथार्थवादी कौन सा है? तो मैक्स वेबर, इयचकार, मार्गेंथाउ, एल्डो हक्सले। 88 इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है हक्सले। याद रखें, डी यानी कि हक्सले इसका सही आंसर है। हक्सले यथार्थवादी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 89, यहाँ पे लिख रहा हूँ 89 सूचियां हैं, उनका मिलान करना है आपको। मार्टिन कापलान, कार्ल ड्यूस और रिचर्ड सी सेंडर, एच.डब्ल्यू. ब्रुक और बर्टन सैपाइन और हंस जे मार्गेंथाउ। नीचे इनके उपागम दिए गए हैं। देखिए यहाँ उपागम दिए हैं कि कौन सा किस उपागम से संबंधित है। यथार्थवादी निर्णय संप्रेषण व्यवस्था, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर ले। अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन हर हाल में आता है उपागम से संबंधित। यहाँ इस तरीके से देख लें, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है तो आंसर इसके थोड़ी नीचे दिखेंगे इस तरीके से 89, और इसका सही आंसर है ए, यानी 4 3 2 1। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है, और ये भी सूची से संबंधित मिलान करने से के लिए है। सीटो, सार्क, नाटो, वार्सा पैक्ट इनके सन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि सीटो की स्थापना कब हुई, सार्क की कब, नाटो कब आया, वार्सा पैक्ट कब आया। इन सब के बारे में भी आपको जानना है कि नाटो किस लिए बनाया, अमेरिका ने क्या रीजन था, वार्सा पैक्ट रसिया ने क्यों बनाया, किससे संबंधित है, सार्क की स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, मुख्यालय कहाँ है, सीटो किस लिए बनाया गया था, सीटो सैन्य संगठन है या फिर व्यापारिक संगठन, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। टोटल संगठन जो आते हैं क्वेश्चन में हमेशा अक्सर, और इसका आपने देख लिया होगा लगभग लगभग। ये चारों ऑप्शन दिए हैं और इसमें सही आंसर है ए, यानी सीटों की जो स्थापना हुई थी वो 1954 में, सार्क 1985, नाटो सभी को पता है 1949, वार्सा पैक्ट 1955। नेक्स्ट, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले दिया गया था किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्सर ये पेपर देखा गया है कि पेपर में आता है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आपको बताना है, और आप लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर है बी, यानी कि अरस्तु। है ना? अरस्तु ने जो है इसके बताया था कि अच्छा शासन, बुरा शासन, एक व्यक्ति का शासन, कुछ लोगों का शासन, बहुसंख्यकों का, है ना? इस तरीके से जो है बताया था। मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज से अभिप्राय क्या है? मार्क्स के अनुसार वर्गहीन समाज क्या है, उससे संबंधित आपको बताना है। एक जनजातीय समाज, एक जाति विहीन समाज, एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग हो, एक समाज जिसमें सभी वर्ग समानुपात में हों। 92 ये क्वेश्चन है आपका, और वर्गहीन समाज से संबंधित तो ये कह रहा है इसका सही आंसर होगा सी, एक समाज जिसमें एकमात्र सर्वहारा वर्ग समाज हो। रूसों की सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? प्रभुसत्ताधारी की इच्छा, या फिर सामान्य जनता की इच्छा, बहुसंख्यक की इच्छा, लोगों का सामाजिक कल्याण। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका सामान्य इच्छा का मतलब क्या है, अर्थ क्या है रूसों के अकॉर्डिंग? दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप टीजीटी या फिर पीजीटी या जीआईसी लेक्चरर, जैसा कि मैं लगातार वीडियो बना करके अपडेट दे रहा हूं आपको कि जीआईसी और एलटी की वैकेंसी आने वाली है, और अक्टूबर यानी अगले महीने में इसके फॉर्म आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आप अभी से अपनी अच्छी तैयारी शुरू कर दें। रेगुलर क्लासेज लगभग लगभग मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, अपडेट भी देता रहता हूँ। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट नोट्स की आवश्यकता है, कंप्लीट नोट्स,
चाहे वो इनमें से कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या यूजीसी नेट, तो कंप्लीट नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएँगे। उसके लिए आपको 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें जब आप मैसेज करेंगे, मैसेज के थ्रू बात होगी और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। 93 का सही आंसर है डी, लोगों का सामाजिक कल्याण ही सामान्य इच्छा का अभिप्राय है। कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें सामान्य जनता के प्रतिनिधियों का बोलबाला हो, भद्र पुरुष वर्ग का बोलबाला हो, मजदूर वर्ग का बोलबाला हो, किसान वर्ग का बोलबाला हो। 94 कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र उस व्यवस्था को कहते हैं जिसमें भद्र पुरुष का बोलबाला हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जिस विद्वान ने एकल संक्रमणीय प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन, याद रखना। और लगभग-लगभग जो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, उन्हें ये क्वेश्चन पता होता है। जिसे नहीं पता, वो ज़रूर इसे तैयार कर ले। इसका सही आंसर है थॉमस हेयर, इसीलिए इसे हेयर पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन पिछले 2021 का जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, टोटल क्वेश्चन जो है वो मेरे नोट्स से आए हुए थे और जिन लोगों ने नोट्स लिया था मेरे से, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। इसी तरीके से जीआईसी का पूरा पेपर मेरे नोट्स से था। आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि भई हम इसी बार हर हाल में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें या फिर आने वाले जो जीआईसी का एग्ज़ाम है, मान लीजिए आप जीआईसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आपको ज़रूरत है कि भई हर हाल में मुझे एक सीट मिल जाए, तो निश्चित तौर पर जो है आप ऐसा काम कर सकते हैं। या फिर जैसा कि मैंने बताया है कि इसके लिए फिर कम से कम आपको 10 से 12 या 12 से 15 किताबों का अध्ययन करना होगा। आप उन किताबों का अच्छी तरीके से अध्ययन करें, तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि 1 या 2 किताब लेकर के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट 97 संवैधानिक सरकार की अवधारणा सबसे पहले दी गई थी। संवैधानिक सरकार की अवधारणा किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तू, बोंदा, मैकियावेली। 97 और इसका सही आंसर है दोस्तों बी, अरस्तू, सभी को पता है और इम्पोर्टेंट है। विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? विधि के शासन के बारे में ये भी क्वेश्चन सभी को पता है, ए बी डायसी। न्यायस्था यानी ट्रस्टीशिप का तात्पर्य क्या है? संपत्ति चोरी है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है, निजी संपत्ति का अंत है, धन को समाज की धरोहर समझना चाहिए। तो ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, उसका मतलब यही है कि जो धन है, वो व्यक्तिगत ना हो करके पूरे समाज की उसे धरोहर समझना चाहिए। गांधी जी ने भी अपने ट्रस्टीशिप सिद्धांत में भी यही कहा था। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का विचार दिया था? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 100 जवाहरलाल नेहरू, लेनिन, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है भाई। यहाँ 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लें, फिर स्क्रॉल कर दूंगा ऊपर की तरफ। हॉब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 101 है ये। वह व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार प्रदान करता है, वह सार्वभौमिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार देता है, उसके राजा को जनता द्वारा असीमित शक्तियां दी गई हैं, उसका संपूर्ण दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 101 और इसका सही आंसर आप लोग समझ चुके होंगे। इसका सही आंसर है उसका संपूर्ण दर्शन राज्य में व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है। यानी मेन चीज क्या है? सुरक्षा। ये चीज याद रखना। हॉब्स ने इसी पर बल दिया है सबसे ज्यादा। रूसों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई क्योंकि मानव प्रकृति से ही दुष्ट थे, या मानव प्रकृति दुष्ट है, या नैसर्गिक अधिकार खतरे में थे, कला और संस्कृति को सुरक्षित रखना था, या असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दे दिया। क्वेश्चन नंबर 102 और इसका सही आंसर है वो डी। रूसो ने क्लियर कट कहा था कि जैसे ही एक मनुष्य ने किसी पर्टिकुलर स्थान को घेर करके ये कहा कि ये मेरा बाड़ा या मेरा जो है घेर है या मेरा घर है, घेर लिया, उसी से ही दूसरे ने भी यहाँ उससे भी बड़ा बना लिया और ये कहा कि ये मेरा है, चल तेरा ये है तो मेरा ये है, तेरे से बड़ा है।
यहीं से तेरे मेरे की भावना की उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ यहीं से संपत्ति की उत्पत्ति हुई। संपत्ति ने ही जो है प्राकृतिक अवस्था को या प्राकृतिक चीज़ों को समाप्त कर दिया। इससे पहले रूसो ने कहा था कि जो मनुष्य है वो प्रकृति की गोद में अठखेलियाँ खेलता हुआ बिल्कुल स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहा था। किसी तरीके से उसे किसी टाइप का कोई खतरा नहीं था। लेकिन संपत्ति के आने से ही सब कुछ जो है खत्म हो गया। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य का परिणाम है, गरीबों के शोषण का स्थायी अभिकरण है, एक वर्ग संगठन है जिसे विलुप्त होना पड़ेगा, धनिक एवं शक्तिशाली के बीच एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। ये बताना है आपको। और देखिए इसमें मैंने राउंड लगाया हुआ है, इसका आंसर आपको देना। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 103 नंबर का। सभी लोगों को कार्ल मार्क्स सभी लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं। इसने राज्य के बारे में क्या कहा है, इसका सही आंसर आपको बताना है और कमेंट के माध्यम से आप बताएँगे। साथ ही साथ फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। क्योंकि लाइक करने से किसी तरीके का कोई खर्च नहीं आता आपका। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उदारवादी विचारक है? उदारवादी पूछ रहा है, जे.एस. मिल, थॉमस मूर, सोरेल या फिर ऑरेंज? क्वेश्चन नंबर 104 और इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है जे.एस. मिल। मुझे पता है आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। जो जॉर्ज सोरेल है, इसके बारे में क्या है? ये श्रम संघवादी है। टॉमस मूर जो है, ये कल्पनावादी यानी काल्पनिक समाजवादी है और जो ऑरेंज है, ये बहुलवादी है। ठीक है? ये बहुलवादी है। इस तरीके से इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना? ऐसी तैयारी करो आप कि हर हाल में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं पूरी तरीके से पर्सनली रूप से भी गाइड करता हूँ, जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं या जिन लोगों ने नोट्स लिया हुआ है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है ये किताब। ये लॉस्की की बुक है। एच.जी. सॉरेल क्या थे? गिल्ड समाजशास्त्र, श्रमिक समाजवादी, फेबियनवादी, यूटोपियनवादी। अभी मैंने बताया कि ये श्रमिक संघवादी थे, सोरेल। राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य से परे कुछ भी नहीं, राज्य सब कुछ राज्य के अंदर ही होना चाहिए, ऐसा ये किसका दर्शन है? और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन 107, हीगल, मार्क्स, मुसोलिनी, माओ। 107 का आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने आंसर नोट कर लिया होगा। राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, राज्य से परे कुछ नहीं, यानी कि सब कुछ राज्य के अंदर ही है, ऐसा मुसोलिनी ने कहा था। मुसोलिनी सभी को पता है, इटली का तानाशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 जो कि सूची से संबंधित है, विदेश नीति, थिंक टैंक और मिलान करने से संबंधित है। ये है क्वेश्चन नंबर 108, यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पर दिया है फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक एनालिसिस, कार्नेगी इंडोमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है मिलाने के लिए अमेरिका, यूके, टर्की, भारत, इस तरीके से दिया हुआ है। 108 क्वेश्चन नंबर है और इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 3 4 1 2। आराम से ऐसे क्वेश्चन देखो जो पूरा स्क्रीन में मैं नहीं दिखा पा रहा, तो इसे आगे पीछे करके, पॉज करके, रोक के वीडियो को या बैक करके आप लोग जो है आराम से इसे देख लेना और कर लेना, तैयार कर लेना। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ज़रूर हैं। पैनल ऑन यूनाइटेड नेशन पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का नाम क्या था वो बताना है आपको और ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। हैमर सोल्ड रिपोर्ट, राजसेवर दयाल रिपोर्ट, ब्रह्मी रिपोर्ट, कोफी अन्नान रिपोर्ट। 109, क्वेश्चन नंबर 109, इसका आंसर देना है आपको और इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ब्राह्मी रिपोर्ट। 110, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? भारत पाकिस्तान के विवाद कई चीजों को लेकर के है, लेकिन कह रहा है कि एक जो है नहीं है, सियाचिन विवाद, सरक्रीक विवाद है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, दाहग्राम विवाद। क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है, ये आपको बताना है और आपने आंसर नोट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, दाहग्राम विवाद। और आपको बता दूं कि दाहग्राम विवाद जो है वो भारत और किसके बीच है? बांग्लादेश के बीच। इसके बीच? बांग्लादेश के बीच। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे कि दाहग्राम विवाद किन देशों के बीच बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 111, किसके प्रभावकारी वित्तीय नियंत्रण के लिए रूल ऑफ लैप्स आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन हर हाल में आपको करने होंगे, तैयार करने होंगे, आते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी ना छोड़ा करें। निर्धारण समिति, संसद, व्यय विभाग, सार्वजनिक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 111 और इसका सही आंसर है बी यानी कि संसद। भारत में सरकारी मंत्रालयों में डेस्क ऑफिसर सिस्टम निम्नलिखित में से लाभ थे। क्या मामलों का त्वरित निपटारा, दोहरे अभिलेख उपलब्ध थे, व्यय की न्यूनता या गुणात्मक सुधार। अब नीचे दिए गए कूट दिए हुए हैं, उसमें से जो है आपको चयन करना है कौन सा सही होगा, है ना? कहीं तो रखे रहा है, हाँ? वो लेते आना। सुन, माचिस के है पे खत्म है बिल्कुल। बढ़िया वाला एम्स वाला, AIM लिखा हुई एम, 10 रुपया का मिली, वो लेके आ। AIM, आई एम्स नहीं, ABCD वाला ए। अच्छी बात थी। हाँ वो लोकल है जहाँ, तो जानते कि लोकल आदमी तो लोकल पकड़ा दे। एम लिखा हुई, ए लिख ले हाथे में, AIM, बस बता देने ये माचिस थी। 10 रुपये महंगी है लेकिन अच्छी पैकेट है। AIM अभी लिखो ना पहिए का पता। बस आप शांत रहो, मैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यहाँ पे नीचे कूट दिए हैं, कूट के माध्यम से आंसर देना। उसका सही है 1, 3, 4, यानी कि 1, 3, 4, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 113, केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया था? ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट के माध्यम से। किस तरीके से आंसर देना है? 113 नंबर, आगे जो भी आपका आंसर है, मान लो ए है तो ए लिख देंगे, बी है तो बी लिख देंगे, सी है तो सी लिख देंगे, डी है तो डी लिख देंगे। आंसर जरूर करना है आपको, क्योंकि अगर मैं तैयारी करवा रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ मेहनत करें, और अगर पता है तो जरूर आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 114 फिर से सूची और उनके मिलान करने से संबंधित है। एक तरफ एजेंसियां हैं और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष है। कौन सी एजेंसी कब स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 114 इस तरीके से देखेंगे। पहला है अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय दंड संहिता, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, और नीचे इसके जो है दिया हुआ है ये देखिए, एक 1941, 1860, 1963, 1954, 114। क्वेश्चन नंबर 114 ये दिया हुआ है, और इसका सही आंसर है बी, 4, 3, 2, 1। आराम से इसे, जैसा कि मैंने बताया, आराम से देख लेना पूरा क्वेश्चन सही से करके। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज का राजनीतिक दृष्टि से अराजनीतिक समाज बताया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैंने खुद अपने लिए क्वेश्चन तैयार किया था और इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, स्टैनले कोचनक, पालार ब्रॉस। 115, क्वेश्चन नंबर 115 और इसका सही आंसर है ए, रजनी कोठारी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसे तैयार कर लें। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको तैयार करने हैं, आप चाहते हैं किसी टाइप के क्वेश्चन मिले, तो उसके लिए आपको 9997123632 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको कंप्लीट नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। आप चाहते हैं कि भाई हमें तैयारी करनी है, एक अच्छी और रेगुलर तैयारी, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। लोक प्रशासन के विकास में उत्तर 1970 का चरण निम्नलिखित में से किससे अभिलिखित है या अभिलक्षित है? यथास्थितिवाद, स्थायित्व, विकास सिद्धांत, मूल्य, अभिविन्यास। आपको बता दूं, पब्लिक एड के भी क्वेश्चन आपके पीजीटी में आते हैं, तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पब्लिक एड वाला क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार करना है। और इसका सही आंसर है मूल्य अभिविन्यास। मूने का ये कथन कि उच्च प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट प्राधिकार प्रदान करना किस संदर्भ में था? शक्ति विभाजन, उत्तरदायित्व, प्रदाता अधिकारी या प्रत्यायोजन। 117, क्वेश्चन नंबर, मूने के कथन के अनुसार, ये मूने का स्टेटमेंट है, किससे संबंधित है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, प्रत्यायोजन। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, ये टोटल
पब्लिक एड से संबंधित क्वेश्चन है, यानी लोक प्रशासन से संबंधित। और आपके एग्जाम में लोक प्रशासन के कम से कम आपको बता दूं कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं पीजीटी के लिए। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो पब्लिक एड को हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है। आपको सही बताऊं तो पीजीटी में 2 सब्जेक्ट करने होते हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स हो गया, और दूसरा जो है पब्लिक एड है ना? पब एड। ये 2 सब्जेक्ट आपको करने होते हैं। अब इतना बड़ा सिलेबस होता है, इतना बड़ा सिलेबस होता है कि पूछो मत। और ऐसे में अगर पब्लिक एड कोई नहीं करता, छोड़ देता है, तो 12 से 15 क्वेश्चन तक का नुकसान हो जाता है, और वो कभी भी मतलब वो फाइट में पहुँच ही नहीं सकता। क्योंकि 100% वो पॉलिटी में यानी सिविक्स में कर नहीं सकता कोई भी स्टूडेंट हो। और अगर इन क्वेश्चन को भी थोड़ा-सा यहाँ से अगर गलतियाँ हुई, और अगर यहाँ पे 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू से कोई रोक भी नहीं सकता। ये एक टेक्निक है तैयारी की, जो कि मैं निरंतर स्टूडेंट को बताता रहता हूँ। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है 118 का, और इसका सही आंसर है बी, प्रशासनिक। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सा चरण नहीं है? वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 119। इसका सही आंसर है अनुमान अभिक्रिया। क्या है? अनुमान अभिक्रिया, बी यानी कि। लिकर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-सा नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है? नेतृत्व का एक प्रकार नहीं है, वो बताना है शोषण परक प्राधिकारिक, या फिर उपकारी प्राधिकारिक, सहयोगी प्राधिकारिक, या सहभागी। क्वेश्चन नंबर 120, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 120 का सही आंसर है, वो है आपका सहयोगी प्राधिकारिक। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 121, पॉल एपलबी की संस्तुतियों के आधार पर भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉल एपलबी कमेटी के आधार पर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की स्थापना, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, या भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, या भारतीय पुलिस एकेडमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, और इसका जो सही आंसर है वो है बी, भारतीय लोक प्रशासन इंस्टीट्यूट यानी संस्थान की स्थापना पॉल ए एपलबी कमेटी के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही काल क्रमानुसार श्रृंखला में समायोजित करना है। क्वेश्चन नंबर 122 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर आपको बताना है। उद्देश्य वर्गीकरण विश्लेषण मूल्यांकन, या फिर विश्लेषण उद्देश्य मूल्यांकन वर्गीकरण, वर्गीकरण विश्लेषण उद्देश्य मूल्यांकन, या उद्देश्य विश्लेषण वर्गीकरण मूल्यांकन इसका सही आंसर है। वो आपको आपने नोट कर लिया होगा। देखिए टोटल जो है ये लोक प्रशासन के ही क्वेश्चन है, यानी पब्लिक एड के, और ये क्वेश्चन भी इस तरीके से ही आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कर लें। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, यानी कि चौथा वाला। तुंगन समिति द्वारा पंचायती राज के लिए निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशें नहीं की गई थी? तुंगन समिति, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो तुंगन समिति का संबंध किससे है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था से। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, या फिर सिफारिश नहीं की थी, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है। तो कौन सी सिफारिश नहीं की थी वो आपको बताना है। 123 क्वेश्चन नंबर, संवैधानिक स्थिति जिला परिषद स्तर पर आयोजना, जिलाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, त्रिवर्षीय कार्यकाल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है डी, 3 वर्षीय कार्यकाल। ऐसी कोई योजना नहीं थी इसकी, ना इसने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का 3 साल का कार्यकाल होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। तो यही आपका गलत हो गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक यथार्थवाद के बारे में सत्य है?
यथार्थवाद के बारे में। थ्यूसिडाइड्स को प्रथम शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। राज्य का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व स्थापन है। यह सभी राज्यों के पास पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। ये इस तरीके से जो है पूट के रूप में आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 124 का। और दोस्तों आपको बता दूं, अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर ज़रूर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि भई अगर आप वाक़ई में चाहते हैं कि इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बिना तैयारी के कोई सेलेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी किताब पढ़ ले या कुछ भी किताबें खरीद ले, कुछ भी कर ले। हर हाल में आपको ही मेहनत करनी होगी। मैं एक सही गाइड कर सकता हूँ आपको, रास्ता दिखा सकता हूँ, अच्छा मटेरियल उपलब्ध करा सकता हूँ, जैसा कि पिछली बार भी कई स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए, चाहे वो टीजीटी रहा हो या पीजीटी रहा हो या जीआईसी लेक्चरर रहा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर। तो अगर आप चाहते हैं कि भई हमें भी हर हाल में सेलेक्ट होना है, तो 9997123632 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप सेव कर लें। और इसी में जो है आप मैसेज करेंगे, आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट बताएँगे, सब्जेक्ट बताएँगे, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आप जो है जुड़ सकते हैं। और हमेशा जो है मैं इसी टाइप की प्रैक्टिस सेट यानी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, ताकि आपको आप अपडेट होते रहें। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस टाइप के वीडियो, तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 124 को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लिया होगा। ये आपके जो है विकल्प रखे हुए हैं आंसर के रूप में, इनमें से कौन-सा सही है उसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है 1, 2, 3। अब यहाँ देखते हैं, यानी 1, 2, 3 ये तीनों जो है सही है और चौथा वाला गलत है। यही पूछा था कि सत्य कौन-सा है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ। और इसी टाइप के मैं वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।